हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीपक लॉ क्लासेस। हम कर रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट। तो इंडियन एविडेंस एक्ट में हम क्या कुछ कवर कर रहे हैं, एक तो हम उसकी बेयर लैंग्वेज करेंगे, बेयर लैंग्वेज को विद एक्सप्लेनेशन करेंगे, साथ में एमसीक्यूज भी जो टॉपिक होगा उसके साथ जो एमसीक्यूज बनते हैं उनको किया जाएगा, और उसमें कौन से मेंस के क्वेश्चंस बनते हैं उनको भी कवर किया जाएगा। आई होप कि आपको ये अच्छा लगेगा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था कि एविडेंस एक्ट क्या है, उसके जो चैप्टराइजेशन है उसको किया था, फिर उसका प्रीएम्बल डिस्कस किया था, एंड साथ में जो सेक्शन 1 है उसको डिस्कस किया था। साथ में जो उसके जो क्वेश्चंस बनते थे प्री और मेंस के उनको भी हमने देखा था। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंटरप्रिटेशन क्लॉज। तो हमने सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो सेक्शन ये वाला सेक्शन है इसमें क्या है, यहाँ पे ये नहीं दिया गया कि ये डेफिनेशन क्लॉज है, इसमें जो दिया गया है इसको बोला गया है इन्होंने इंटरप्रिटेशन क्लॉज। तो ये इंटरप्रिटेशन क्लॉज है। तो क्या बोल रही है इंटरप्रिटेशन क्लॉज? इन दिस एक्ट द फॉलोइंग वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस आर यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंसेस अनलेस अ कंट्रारी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। तो कहते कि जो भी इस एक्ट में एक्सप्रेशंस एंड वर्ड्स यूज किए गए हैं, जो यहाँ पे मीनिंग दिया जाएगा हम उसको उसी कंटेक्स्ट में यूज करेंगे, अनलेस के उसके लिए कुछ अलग से दिया गया हो। तो सबसे पहली हमारी इंटरप्रिटेशन है कोर्ट। तो कहते हैं कोर्ट क्या है? कोर्ट इंक्लूड्स ऑल जजेस एंड मजिस्ट्रेट्स एंड ऑल पर्सन्स लीगली ऑथराइज्ड टू टेक एविडेंस। ठीक है, तो जनरली कहते हैं कोर्ट में कौन इंक्लूड होता है? जजेस हैं, मजिस्ट्रेट्स हैं, एंड ऑल द अदर पर्सन्स हैं हु आर लीगली ऑथराइज्ड टू टेक एविडेंस। तो यहाँ पे वर्ड सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे इंक्लूड्स लिखा हुआ है। तो इंक्लूड्स मीन्स कि ये डेफिनेशन एग्जॉस्टिव नहीं है, इसमें और पर्सन्स भी ऐड हो सकते हैं, जो भी पर्सन्स लीगली ऑथराइज्ड हैं टू टेक एविडेंस। बट इसमें कौन नहीं है? एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर। तो जो कोर्ट है उसमें आर्बिट्रेटर्स को इंक्लूड नहीं किया गया। रीजन क्या है? जो मैंने पिछली बारी आपको रीजन बताया था वही सेम रीजन है कि जो आर्बिट्रेटर्स हैं वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के बेसिस पे डिसीजन लेते हैं, इसीलिए उनपे ये एप्लीकेबल नहीं है। वो टेक्निकल रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो आपको ये डेफिनेशन क्लियर है? तो कोर्ट है जजेस, मैजिस्ट्रेट्स एंड ऑल पर्सन्स लीगली ऑथराइज्ड टू टेक एविडेंस। तो इस पे प्री का क्वेश्चन कौन सा बनेगा? तो क्वेश्चन आ गया इसका, कोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ एविडेंस एक्ट डज नॉट इंक्लूड। तो कहते हैं कोर्ट में क्या इंक्लूड नहीं होता? हमने अभी किया कि आर्बिट्रेटर्स इंक्लूड नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन में है जजेस, ये तो कोर्ट है, मैजिस्ट्रेट्स ये भी हैं, पर्सन लीगली ऑथराइज्ड टू टेक एविडेंस ये भी है। तो कौन सा नहीं है? आर्बिट्रेटर्स। तो हमारा आंसर भी क्या होगा? आर्बिट्रेटर। ठीक, इसमें कोई भी मेंस का क्वेश्चन बनने के चांसेस है नहीं। तो नेक्स्ट आती है हमारी फिर डेफिनेशन फैक्ट। तो कहते हैं फैक्ट क्या होता है? फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड्स। इसका मीनिंग भी दिया हुआ है, साथ में लिखा हुआ है इंक्लूड्स। इंक्लूड्स है तो इट मीन्स ये भी एग्जॉस्टिव नहीं है। तो क्या है फैक्ट? कहते मैं यहां पे खड़ी हूं, ये भी फैक्ट है। आप लेक्चर देख रहे हैं, ये भी एक फैक्ट है। कोई चेयर्स हैं वो लाइन में पड़ी हैं, वो भी एक फैक्ट है। तो हर एक चीज क्या है? वो फैक्ट है। तो देखो, एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग और रिलेशन ऑफ थिंग। एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग वो जैसे पड़ी है, रिलेशन ऑफ थिंग उसका एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है, केपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस, जिनको हम सेंसेस से देख सकते हैं, सुन सकते हैं, वो क्या है? वो एक फैक्ट माना जाएगा। सेकंड कहते हैं कोई भी मेंटल कंडीशन है ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस। अगर किसी मेंटल कंडीशन के लिए हम कॉन्शियस हैं तो उसको भी एक फैक्ट माना जाता है। जैसे किसी को नॉलेज है, किसी की इंटेंशन है, वो क्या होगी? मेंटल कंडीशन है, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर पर्सन को ही पता होती है। हमको नहीं पता किसी एक पर्सन की जो पर्टिकुलर इंटेंशन क्या है, उसको क्या नॉलेज है, तो वो उस पर्टिकुलर पर्सन को ही पता होगी। तो फैक्ट क्या है? एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग, रिलेशन ऑफ थिंग, केपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस, एंड मेंटल कंडीशन, उसको भी हम फैक्ट मानते हैं। इसकी कुछ इलस्ट्रेशंस इंडियन एविडेंस एक्ट में इटसेल्फ दी हुई हैं। तो वो क्या है? दैट देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्ट्स अरेंज्ड इन अ सर्टेन ऑर्डर इन सर्टेन प्लेस।
कोई ऑब्जेक्ट है एक पर्टिकुलर प्लेस पे, उसको लाइन में लगाया गया है, तो वो भी कहते क्या है, फैक्ट है। एप्पल्स हैं वो एक लाइन में पड़े हुए हैं, तो वो क्या है, फैक्ट है। चेयर्स हैं एक लाइन में है, वो एक फैक्ट है। बाइक्स हैं वो एक लाइन में खड़ी हुई हैं, तो वो क्या है, एक फैक्ट है। सेकेंड है दैट अ मैन हर्ड और सॉ समथिंग, किसी पर्सन ने कुछ सुना या देखा है, तो वो भी एक फैक्ट है। थर्ड, किसी पर्सन ने कुछ वर्ड्स कहे हैं, तो वो भी एक फैक्ट है। मैं कुछ बोल रही हूं, मैं ये लेक्चर दे रही हूं, ये एक फैक्ट है क्योंकि मैं कुछ बोल रही हूं, तो ये थर्ड के साथ रिलेट करता है। फिर आता है दैट अ मैन होल्ड्स अ सर्टेन ओपिनियन, हैज अ सर्टेन इंटेंशन, acts in good faith or fraudulently, or uses a particular word in a particular sense, or is or was at a specified time conscious of a particular sensation, is a fact। तो कहते हैं किसी पर्सन का कोई पर्टिकुलर ओपिनियन है तो उसको भी हम फैक्ट मानेंगे। नेक्स्ट है दैट अ मैन हैज अ सर्टेन रेपुटेशन, किसी पर्सन की कोई रेपुटेशन है, गुड है, बैड है, तो वो भी एक फैक्ट माना जाएगा। जो फर्स्ट थ्री इलस्ट्रेशंस हैं ये डील करती हैं इसके साथ, ये जो लास्ट वाली टू है ये हमारी मेंटल कंडीशन के साथ डील करती हैं। ठीक है, अभी आता है इसका कि क्वेश्चन क्या बनेगा। तो इसका क्वेश्चन बनता है दैट देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्ट्स अरेंज्ड इन अ सर्टेन प्लेस। अभी हमने इसकी इलस्ट्रेशन की है, उसी में से आ गया। तो ये क्या कहते हैं, कोई फैक्ट है या ओपिनियन है या डॉक्यूमेंट है या मोटिव है। तो अभी किया है कि कोई ऑब्जेक्ट्स हैं अगर वो अरेंज्ड है एट सर्टेन प्लेस तो वो क्या है, वो एक फैक्ट है। फिर आता है ए इज अ वेरी गुड आर्टिस्ट, कि ए एक अच्छा आर्टिस्ट है, ये चीज क्या है, ये एक फैक्ट है। क्लियर? इस पे भी कोई प्री का ही क्वेश्चन बनता है, मेंस के कोई क्वेश्चंस नहीं बनते हैं इस पे। नेक्स्ट आता है रेलेवेंट। तो कहते हैं रेलेवेंट क्या होता है, वन फैक्ट इज सेड टू बी रेलेवेंट टू द अदर। तो कहते एक फैक्ट को दूसरे फैक्ट के साथ हम रेलेवेंट मानेंगे। कब? व्हेन द वन इज कनेक्टेड, तो इसमें ये कनेक्टेड वर्ड इंपॉर्टेंट है, विद द अदर इन एनी ऑफ द वेज रेफर टू इन द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। तो कहते जिस किसी भी फैक्ट को हमने इस एक्ट में माना है कि वो कनेक्टेड है तो उसको हम रेलेवेंट मानेंगे। प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट जो हम सेक्शन 5 to 55 करेंगे, वो वाली प्रोविजंस इसकी रिलेटिंग टू द रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट। जो भी प्रोविजंस है हमारी रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स के रिलेटेड, तो रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स वैसे भी सेक्शन 5 to 55 ही आएगा, तो ये उसमें आता है। तो वन फैक्ट इज सेड टू बी रेलेवेंट टू अदर अगर वो कनेक्टेड है विद द अदर इन एनी ऑफ द वेज रेफर टू इन द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। इसका क्वेश्चन क्या बनता है, when A is accused of the murder of B, the relevant facts are। तो कहते हैं अगर accused है A के उसने B का मर्डर किया है, तो कौन कौन से फैक्ट्स हैं वो रेलेवेंट होंगे। A had motive and opportunity to kill the B, तो कहते हैं ये रेलेवेंट फैक्ट होगा, यस ये रेलेवेंट फैक्ट है। सेकेंड आया A had made preparations by buying a knife, तो कहते हैं A ने प्रेपरेशन की है, कैसे, उसने एक नाइफ को बाय किया है, तो ये रेलेवेंट होगा, यस होगा। आफ्टर द मर्डर ए वाज सीन रनिंग विद द ब्लड स्टेन्ड नाइफ इन द हैंड, तो मर्डर के बाद उसको भागते हुए देखा गया, हाथ में उसके क्या था, ब्लड स्टेन्ड नाइफ, तो कहते हैं ये भी रेलेवेंट है, यस। तो ऑल द स्टेटमेंट्स आर रेलेवेंट। ठीक है, मोटिव भी होता है, अपॉर्चुनिटी भी, ये सारे फैक्ट्स हम करेंगे सेक्शन 5 to 55 में, ये सारे रेलेवेंट होते हैं। मोटिव है, अपॉर्चुनिटी है, प्रेपरेशन है, आफ्टर वो रनिंग आ रहा है, रनिंग है आफ्टर द मर्डर, तो ये कंडक्ट में भी आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये आपको क्लियर होगा। इस पे भी हम अगर क्वेश्चंस मेंस में आ भी सकते हैं तो वो पूछ लेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय अ फैक्ट, इलस्ट्रेट योर आंसर, या फिर व्हाट डू यू मीन बाय रेलेवेंट फैक्ट्स, तो वो हमने इसको विद इलस्ट्रेशन हमने इलस्ट्रेट करना होगा। ठीक है, आई होप कि ये आपको अच्छा लगा। अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। थैंक यू।